तो फिल्म की कहानी की शुरुआत 13 नवंबर 2005 में होती है, जहां हम नगर कॉयल में एक परिवार को देखते हैं और ये परिवार शाम में टीवी देख रही होती है। इस परिवार में एसआई स्टैनली दास थे, देन उनकी बीवी और 2 बच्चे भी थे। तभी स्टैनली के फोन पर उनके किसी सीनियर का एक अर्जेंट कॉल आता है और स्टैनली को तुरंत घर से निकलना पड़ता है। लेकिन अगले ही सीन में हम स्टैनली को अपनी होंडा कार में एक लड़की के साथ बैठे हुए देखते हैं। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि स्टैनली और इस लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और नेक्स्ट वीक दोनों मिलने का प्लान बना रहे होते हैं। स्टैनली बताता है कि फिलहाल इन्हें होटल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उसने अभी तक कोई घर अरेंज नहीं किया है। स्टैनली ये भी कहता है कि उसने अभी अपनी वाइफ से डिवोर्स की बात नहीं की है, लेकिन जल्दी वो डिवोर्स ले लेगा। स्टैनली लड़की से पूछता है कि क्या उसने अपने घर पर लेटर भेज दिया, जिसके जवाब में लड़की हाँ बोलती है। इसके बाद दोनों होटल जाते हैं और वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ देर बाद बातों बातों में हमें पता चलता है कि लड़की की पहले शादी हो चुकी थी और शायद वो एक विडो है। कॉन्वर्सेशन के दौरान स्टैनली अजीब बातें करना शुरू कर देता है, जैसे उसे शिकार करना पसंद है और उसे सबसे ज्यादा मजा इंसान को खत्म करने में आता है और ऐसे ही थोड़ी बहुत ही डरावनी बातें। ऑल्दो स्टैनली की बातों को जो लड़की थी वो सीरियस नहीं लेती, उसे लगता है मजाक चल रहा है। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर बाद स्टैनली उसी लड़की के दुपट्टे से मजाक ही करते हुए लड़की का गला घोंट के उसे समाप्त कर देता है। वो लड़की के शरीर को एक बैग में डालता है और होटल से निकलने लगता है। रिसेप्शन पर काम करने वाला लड़का सो रहा होता है और ऐसे में स्टैनली रूम का की टेबल पे ही रख देता है। देन वो होटल से बाहर आता है और लड़की के शरीर को अपने कार के ट्रंक में रख देता है। यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। अब स्टोरी आती है रियल टाइम में, यानी कि 25 सितंबर 2012 की। हमें तिरुवनंतपुरम पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां कोट्टायाकोनम गांव के कम्युनल राइट के केस को सॉल्व करने की बात हो रही थी और इसके लिए पुलिस से जया कृष्णन नामक एक बंदे को भेजा जाता है, जिसे सब नाथ नाम से भी जानते हैं। इनफैक्ट उसे लोग बाज भी कहते हैं। नाथ एक स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर होता है, जिसे कई लोग बाज कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो हाँ, कोट्टायाकोनम पुलिस स्टेशन में नाथ एसआई से मिलता है और एसआई नाथ को केस की डिटेल समझाता है। ये केस विमल नाम के एक लड़के का था जो आर्मी में होता है। विमल की बहन घर से गायब हो गई थी और उसे गायब करने का शक किसी यूसुफ नामक बंदे पे था। दरअसल एक लोकल पुजारी का कहना था कि वो शायद यूसुफ को विमल की बहन के साथ देखे थे और ऐसे भी यूसुफ लड़कियों के मामले में ठीक नहीं था और ये बात पूरा गाँव जानता था। इसलिए विमल को लगा कि यूसुफ ही उसकी बहन को भगाया है और ऐसे में विमल यूसुफ के घर पे हमला कर दिया, ऑल्दो उस वक्त घर पे यूसुफ नहीं था। बाद में यूसुफ अपने दोस्तों के साथ मिलकर विमल के घर पर हमला करता है और यहीं से बात कम्युनल इशू बन जाती है। पुलिस के अकॉर्डिंग लड़की मिसिंग तो है, लेकिन घर से भागने वाली बात पूरी तरह झूठी है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त लड़की गायब हुई थी उस वक्त यूसुफ गांव में ही मौजूद था। इनफैक्ट यूसुफ अभी भी वहां है, तो यूसुफ तो उसे नहीं भगाया। नाथ दोनों पार्टी से इंटरोगेशन शुरू करता है। विमल कहता है कि उसकी बहन एक लेटर छोड़ के गई है जिसमें किसी मुस्लिम लड़के का जिक्र था। अब क्योंकि मंदिर पे पुजारी ने विमल की बहन को यूसुफ के साथ देखा था, तो नाथ मंदिर के पुजारी जी को बुलवा के उन्हें यूसुफ की तस्वीर दिखा के उन्हें पहचानने कहता है। पुजारी जी कहते हैं कि वो श्योर नहीं है, लेकिन लड़का लगभग यूसुफ जैसा ही दिखता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पुजारी जी भी यूसुफ को पहचान नहीं पाते, मतलब वो 100% श्योर तो नहीं थे। ऐसे में नाथ अपने कोवर्कर आनंद के साथ विमल के घर जाता है और उसे समझाता है कि यूसुफ उसकी बहन को नहीं ले गया, क्योंकि यूसुफ तब भी गाँव में था और आज भी गाँव में ही है। नाथ बताता है कि जिस दिन लड़की गायब हुई उस दिन उसका फोन बंद हो गया था और 3 दिन बाद फिर से एक्टिव हुआ। इसका मतलब वो किसी और के साथ गई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस और फोन रिकॉर्ड्स निकालने पे पता चलता है कि लड़की तमिलनाडु के अतुर में रहने वाले किसी स्टीफन से रोज बात करती थी। वो यहाँ से भागकर तिरुनेलवेली गई, जहाँ स्टीफन उसका इंतजार कर रहा था। ऐसे में नाथ तुरंत पुलिस के साथ अतुर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो वहां जाता है उसे पता लगता है कि विमल और उसके दोस्त ऑलरेडी स्टीफन के बारे में पता कर लिए थे। इनफैक्ट वो लोग तो स्टीफन को उठा भी लिए हैं। विमल और उसके दोस्त स्टीफन से लड़की के बारे में पूछ रहे थे, उसे पीट रहे थे एंड ऑफ कोर्स स्टीफन को ज्यादा कुछ पता नहीं था तो वो जवाब नहीं दे पाया। और ऐसे में ये लोग स्टीफन को इतना मार रहे थे कि एक पॉइंट पे ऐसा लगा मानो स्टीफन बच नहीं पाएगा। अब तक स्टीफन के दोस्तों को भी पता चल गया था कि वहां वो पिट रहा है, नाथ को भी पता चल गया था, तो स्टीफन के दोस्त नाथ सब मिलकर जाते हैं और स्टीफन को बचाते हैं। वैसे यहाँ विमल और उसके दोस्त जो थे वो लोग इन्हें देख के भाग निकलते हैं। वहां से विमल की बहन की एक तस्वीर रह जाती है। स्टीफन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और नाथ हॉस्पिटल के अंदर स्टीफन को तस्वीर दिखाकर पूछता है, लेकिन स्टीफन कहता है कि वो इस लड़की को नहीं जानता। कॉल रिकॉर्ड्स दिखाने पे स्टीफन बताता है कि नंबर उसकी आईडी पर रजिस्टर्ड तो है, लेकिन वो नंबर उसकी कजन सिस्टर सेल्वी यूज करती थी
जो 8-10 महीने पहले एक कारपेंटर के साथ भाग गई थी। तब से सेल्वी का कोई पता ही नहीं चला। ऐसे में नाथ सेल्वी की मिसिंग रिपोर्ट चेक करता है और इंस्पेक्टर कंफर्म करता है कि स्टीफन सच बोल रहा है। अब क्योंकि सेल्वी का भी एक लेटर मिल गया था जिसमें क्लियर था कि वो भाग के गई है, तो इस इन्वेस्टिगेशन को ज्यादा आगे बढ़ाया नहीं गया था, रोक दिया गया था। नाउ सेल्वी जिस नंबर के साथ भागी थी वो नंबर केरला का होता है और वो किसी सिंधु केस के नाम पे था। नाथ सिंधु के घर जाता है जहां उसकी मां बताती है कि सिंधु पिछले 1 साल से गायब है और वो भी किसी के साथ भाग गई थी। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, मतलब एक नंबर को ट्रैक करके अगर आप दूसरे नंबर तक जाते हो तो वो भी एक लड़की का ही निकलता है, मतलब एटलीस्ट कोई लड़की ही यूज कर रही थी वो नंबर, और वो भी गायब है और लोग मान रहे हैं कि वो किसी के साथ भाग गई थी। तो नाथ इसी पैटर्न को फॉलो करता है और अपने सीनियर इंस्पेक्टर थॉमस सर को बताता है। मतलब यहाँ सिंधु का कनेक्शन सफाना से है जो कि तमिलनाडु के विल्लुपुरम से है। देन सफाना का लिंक बबीता से बैठता है जो कि किलीमनूर से है। बबीता का लिंक राखी से बैठ जाता है जो कि कन्याकुमारी से है। और इसी तरह शीना भी इस चेन का हिस्सा है। मतलब ये काफी लंबी चेन है। थॉमस सर पूछते हैं कि इन सारे केसेस में कभी फॉलो अप क्यों नहीं हुआ, और इस पे नाथ बताता है कि हर लड़की भागते वक्त लेटर या कॉल छोड़ जाती थी, इसलिए पुलिस और फैमिलीज ने ज्यादा फोकस नहीं दिया। कॉमन सिमिलैरिटी ये थी कि सभी लड़कियां शादी की उम्र की थी जिनकी शादी नहीं हो रही थी, या फिर वो डिवोर्स थी या विडोड थी, और अलग अलग जगहों पे जैसे कि केरला और तमिलनाडु से गायब हुई है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो केरला और तमिलनाडु का जो बॉर्डर था उसी एरिया में ये सारी चीजें हो रही थी, दोनों साइड। अब इतना पता लगने पे सबसे सिंपल एक सवाल यही आएगा कि क्या यहाँ ट्रैफिकिंग हो रहा है, क्या ये काम पूरे एक गैंग का है। लेकिन नाथ का कहना था कि नहीं, ये काम पूरे गैंग का नहीं है, रादर सिर्फ एक ही आदमी का है, क्योंकि कॉलिंग पैटर्न बिल्कुल सेम है। ऐसे में थॉमस सर कहते हैं कि नाथ सब कुछ छोड़ के इस केस पे पूरी तरह से फोकस करे। खैर, तो अगले सीन में हमें वापस से स्टैनली को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे होता है, और यहाँ स्टैनली का छोटा भाई बॉबी एक परेशानी लेकर आया था। दरअसल बॉबी एक ज्वेलरी का काम करने के लिए मंगवाया था और इसे वो घर के बाहर सिट आउट में ही रख दिया था। नाउ सूंघने की वजह से पड़ोसी का जो कुत्ता था वो खत्म हो गया, और वो कुत्ता काफी महंगी ब्रीड का था, और अब पड़ोसी बॉबी पर पुलिस केस करने की धमकी दे रहा है। इनफैक्ट पड़ोसी तो सेटलमेंट के लिए भी नहीं मान रहा। ऐसे में स्टैनली कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, और लगे हाथों स्टैनली ये भी पूछ लेता है कि ये मिलता कहाँ से है। बॉबी बताता है कि प्रॉपर लाइसेंस हो तो मिल जाता है। स्टैनली पूछता है कि कितना खतरनाक होता है, जिसके जवाब में बॉबी कहता है कि थोड़ा सा भी बॉडी में जाने से इंसान खत्म हो सकता है। बस फिर क्या था, अगले सीन में हम स्टैनली को एक शॉप पे जाते देखते हैं जहां वो फेक ज्वेलर का लाइसेंस दिखाकर खरीदता है। अब इस जहर को टेस्ट करने के लिए स्टैनली उसे एक खाने में मिलाता है और एक भिखारी को दे देता है। देन थोड़ी देर बाद जब चक्कर लगा के वो आता है तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, भिखारी खत्म हुआ मिलता है। इसके बाद स्टैनली एक मैच मेकर के पास जाता है और झूठी कहानी कहने लगता है। मैच मेकर बोले तो वो इंसान होता है ना गांव में जो कि लोगों की शादियां करवाता है। तो हाँ, उसके पास ही स्टैनली गया और कहानी बनाने लग जाता है कि मेरा एक बड़ा भाई है जिसका डिवोर्स हो चुका है और उसे अपने भाई के लिए लड़की चाहिए। डिमांड ज्यादा नहीं है, बस लड़की सुंदर होनी चाहिए और डिवोर्स्ड या विडोड भी चलेगी। स्टैनली यहाँ कुछ एडवांस देके लड़कियों की तस्वीर, उनकी सारी डिटेल्स मैच मेकर से ले लेता है। देन एक एक करके उनसे कांटेक्ट बनाना शुरू करता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि स्टैनली ही वो कातिल है और वो लड़कियों को फंसाता है। देन क्या करता है हम सब समझ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट सीन में हम स्टैनली को जंगल के बीच एक घर जाते हुए देखते हैं। ये उसका अपना घर होता है जिसका हाल ज्यादा अच्छा नहीं होता। यहीं स्टैनली अपनी एक बुक में सारी विक्टिम्स के स्केचेस बनाकर संभाल कर रखता है। देन हम स्टैनली को अलग अलग लड़कियों से मिलते हुए देखते हैं। हर लड़की के सामने स्टैनली अपना गलत नाम और प्रोफेशन बताता है। कुछ लड़कियों का वो पीछा करता है और एक लड़की से तो छोटी सी झूठी शादी भी करता है। स्टैनली अपने जंगल वाले घर में पाए गए जहर से पिल्स, मेडिसिन ये सब बनाता हुआ दिखाया जाता है। देन आगे हम स्टैनली को एक लड़की के साथ होटल जाते हुए भी देखते हैं। होटल में टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों लोकल ढाबे पे खाने जाते हैं और लड़की स्टैनली से कोर्ट मैरिज के बारे में पूछती है और स्टैनली उसे टेंशन ना लेने को कहता है। स्टैनली लड़की से उसके पीरियड्स के बारे में पूछता है और पिल लेने का सजेशन देता है, सेइंग कि बच्चा ना हो जाए, क्योंकि अब तक इन दोनों की शादी तो हुई नहीं है। नेक्स्ट सीन में स्टैनली एक दूसरी लड़की को भी इसी तरह पिल देता हुआ दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स जो टैबलेट है वो जहर है और हम लड़कियों को वॉशरूम में खत्म हुआ देखते भी हैं। बेसिकली स्टैनली यहाँ लड़कियों को प्रेगनेंसी रोकने के नाम पे जहर वाली पिल खिला देता था और जो लड़कियां भी खत्म होती, स्टैनली अपने जंगल वाले घर में जाके उनकी स्केच बुक में बना लेता था। खैर यहाँ से सीन चेंज होता है और आगे हम देखते हैं कि नाथ और उसके साथ सब इंस्पेक्टर केस की इन्फॉर्मेशन फॉलो करते हुए सरोधा जी नामक औरत के घर पहुंचते हैं। यहाँ पता चलता है कि सरोधा जी अक्सर बीमार रहती हैं और उनके बेटे के मुताबिक उनका फोन काफी साल पहले खो गया था, इसीलिए उन्होंने नया नंबर ले लिया था। फोन पुराना होने की वजह से कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई गई। नाथ ये सारी इन्फॉर्मेशन थॉमस सर को देता है और नाथ बताता है कि क्रिमिनल अपनी लास्ट विक्टिम के फोन से ही नेक्स्ट विक्टिम
विक्टिम को कॉल करता है और अब पुलिस लास्ट विक्टिम के फोन के ऑन होने का वेट कर रही है। इसी बीच हम स्टैनली को एक लड़की के साथ बस में बैठा देखते हैं। स्टैनली लड़की का नंबर लेता है और दोनों रोज इसी बस में मिलने का प्लान बनाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों साथ भागने का प्लान बना लेते हैं। नाथ को पता चलता है कि नेक्स्ट कॉल अभिजा नाम की लड़की को लगाया गया है। नाथ अपने साथी के साथ अभिजा के घर जाता है, जहां पता चलता है कि अभिजा 2 हफ्ते पहले ही किसी के साथ भाग चुकी है। इसी वक्त हमें स्टैनली को अपनी स्केच बुक में अभिजा का स्केच बनाते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अभिजा भी स्टैनली के कारण खत्म हो चुकी थी। अब थॉमस सर नाथ को कहते हैं कि ये केस जल्दी सॉल्व करना होगा, क्योंकि सिचुएशन काफी सीरियस होती जा रही थी। नाथ बताता है कि अभिजा के सेलफोन को ट्रैक किया जा रहा है और नेक्स्ट विक्टिम को कॉल उसी फोन से आएगा। नाथ यहाँ लोकल पुलिस से मदद के लिए भी रिक्वेस्ट करता है। नाथ लोकल पुलिस इंस्पेक्टर के पास न्यू ज्वाइनिंग टीम मेंबर से मिलने जाता है और इंस्पेक्टर बताता है कि वो स्पेशल ब्रांच सब इंस्पेक्टर के रूप में डिप्यूटेड है और केस के बारे में सुनकर खुद ही इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहता है। और यहीं पे हमें फिल्म का सबसे शॉकिंग रिवील मिलता है, क्योंकि ये न्यू ज्वाइनिंग करने वाला और कोई नहीं बल्कि एसआई स्टैनली खुद था। जी हाँ दोस्तों, स्टैनली एक टाइम पे पुलिस में था, स्पेशल ब्रांच में, और वो इस केस को ज्वाइन किया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जबकि कातिल वो खुद है। नाथ स्टैनली को केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। इसी बीच नाथ से पूछा जाता है कि लोग उन्हें बाज कह के क्यों बुलाते हैं। आनंद इसका जवाब देता है कि थॉमस सर ने यह नाम नाथ को दिया है क्योंकि नाथ यानी कि बाज का मतलब होता है कि जो एक बाज होता है ना, जिससे कोई भी शिकार बच नहीं सकता, उसी प्रकार नाथ सर की नजरों से भी बचकर कोई क्रिमिनल नहीं जा सकता। खैर, नेक्स्ट सीन में जैसे ही स्टैनली को फोन ट्रैकिंग डिटेल मिलती है, वो अभिजा का फोन तोड़कर फेंक देता है। कुछ ही वक्त में मरने वाले 11 केसेस और सामने आते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म होता है कि सभी बॉडीज में पॉइजन पाया गया है। मर्डर से पहले यहाँ इंटरकोर्स भी हुआ था, लेकिन दोनों की सहमति से हुआ था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। मतलब बॉडी के ऊपर किसी भी तरह के स्ट्रगल या इंजरी के मार्क्स नहीं थे। थॉमस और नाथ को ये बात मीडिया से सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं और हम स्टैनली को अपने जंगल वाले घर में विक्टिम्स के स्केचेस देखकर खुशी से एंजॉय करते हुए भी देखते हैं। नवनाथ फोरेंसिक टीम के पास जाता है और विक्टिम्स के पास मिले सामान को चेक करता है। वहाँ उसे एक सेफ्टी पिन मिलती है जो यूजुअली नेम टैग लगाने के काम आती है, और साथ ही खाकी यूनिफॉर्म का धागा भी मिलता है। पिल्स जिस पॉलिथीन में रखी होती है वो भी यहाँ मिलती है, लेकिन एक विक्टिम के पास पॉलिथीन नहीं होता बल्कि नोटबुक का एक पेज होता है, और ये पेज बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पुलिस इंस्पेक्टर्स को इश्यू की जाने वाली नोटबुक का पेज हो। यहीं से नाथ को किसी इंस्पेक्टर पे शक होना शुरू हो जाता है। साइबर क्राइम टीम बताती है कि सारे फोन्स AX मोबाइल पनाचमुद्दू शॉप से लिए गए हैं, लेकिन उनकी कोई भी परचेज रिकॉर्ड नहीं है। जब नाथ शॉप पर जाता है तो पता चलता है कि कुछ साल पहले पुलिस ने काफी फोन सीज किए थे और उनमें से कुछ तो वापस मिल गए, लेकिन कुछ वापस नहीं मिले। शॉपकीपर बताता है कि ये फोन तमिलनाडु के राजाकामंगलम पुलिस स्टेशन से सीज किया गया था। नाथ वहां जाकर फोन सीजर केस के सभी इंस्पेक्टर्स की लिस्ट मंगवाता है और उनमें से स्टैनली का नाम भी होता है। ऐसे में नाथ सभी इंस्पेक्टर्स के सेलफोन डेटा से लोकेशन मैपिंग का ऑर्डर देता है। तभी साइबर क्राइम टीम बताती है कि एक विक्टिम का फोन ऑन हो चुका है और 10 मिनट में लोकेशन मिल जाएगी। नाथ, आनंद और टीम ट्रैकिंग करते हुए स्टैनली के बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉल करने पर रिंगटोन बिल्डिंग के नीचे वाले घर से आती है, जो मनी नाम के कांस्टेबल का होता है, ना कि स्टैनली का। नाथ को लगता है कि शायद मनी ही फोन छुपा रहा था और मनी ड्यूटी पर निकल गया होता है और उसका कोई अता पता नहीं था। स्टैनली भी वहां आता है और वो नाथ से कहने लगता है कि वो मनी को सालों से जानता है और मनी ऐसा नहीं हो सकता, पर नाथ भरोसा करने से मना कर देता है। बाद में मनी की बाइक मिल जाती है, लेकिन मनी खुद गायब होता है। नाउ एज एन ऑडियंस हमें दिखाया जाता है कि मनी को सुबह स्टैनली ही अपने पास बुलाया था और स्टैनली एक्चुअली में मनी को खत्म कर दिया, देन वो उसके घर में ये फोन प्लांट कर दिया है। इन शॉर्ट, स्टैनली यहाँ मनी को फंसा रहा था। इनफैक्ट मनी तो खत्म हो ही चुका है, उसके नाम को फंसा रहा था ताकि स्टैनली के ऊपर से शक हट जाए। इससे एक और बात क्लियर हो जाती है कि स्टैनली बहुत ही ज्यादा चालाक था और हमेशा नाथ से एक कदम आगे की सोचता था। तो होता वही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाथ सोचता है कि मनी शायद सब देखकर भाग गया होगा और वही एकदम गुनहगार है, और हम स्टैनली को मनी के स्केच बनाते हुए भी देखते हैं। ऑफ कोर्स वो उसको खत्म किया है तो स्केच बना रहा है। फिर उसके कुछ समय बाद थॉमस और नाथ को साथ में ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है, जहां थॉमस और नाथ को समझाते हैं कि क्रिमिनल अब बहुत दूर भाग चुका है, इसलिए उसे इस केस से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन नाथ यहाँ अपनी बचपन में सुनी गई एक कहानी सुनाता है। तो कहानी ये थी कि एक घर में चूहे आ गए थे और उन्हें छोड़ देने के बाद वो बहुत ज्यादा तबाही मचाने लग गए। तब नाथ उन्हें मारना शुरू किया और धीरे धीरे ये एक आदत बन गई। नाथ कहता है कि एक बार क्राइम की आदत लग जाए तो क्रिमिनल खुद को रोक नहीं पाता। इसी दौरान हमें फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहां स्टैनली बचपन से ही शिकार करता हुआ दिखाई देता है। मतलब ऐसे कई फोटोज थे जिसमें वो शिकार कर रहा था, वो काफी प्राउड था, एंड दिस टेल्स अस कि ये उसका जो एक साइकोपैथिक नेचर है उसका कहीं ना कहीं ये सिंबॉलिक इंडिकेशन है। थॉमस सर कहते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल अर्ज जैसा होता है, जैसे डॉग कैट राइवलरी या ड्रग एडिक्शन, वैसा ही कुछ। जो इंसानों को खत्म करने लग गया वो बार बार ये चीज करना चाहेगा। वैसे थॉमस और नाथ को यहाँ दूसरा केसेस हैंडल करने को कह देते हैं। वैसे फ्लैशबैक में हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है
कि स्टैनली की जो स्केच बुक थी उसके अंदर मेढक, सांप, बिल्ली और एक टीनेज गर्ल का स्केच भी बनाया गया था और यही सब स्टैनली की इनिशियल विक्टिम्स हो सकते हैं। मतलब शुरुआत जानवर से हुआ, बच्चों से, एंड देन अब क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। वहीं न्यूज में तो मनी को ही मेन कल्प्रिट दिखा के उसकी तस्वीर दिखाई जा रही होती है। इसके बाद स्टैनली अपने पास रखे सारे विक्टिम्स के मोबाइल को जमीन में दफना देता है और कुछ समय बीत जाता है। हम स्टैनली को एक फोन बूथ पे देखते हैं जहां वो एक रिटायर्ड फॉरेंसिक सर्जन जोसेफ को फोन लगाता है और उनसे बात करता है। स्टैनली उनको अपना झूठा नाम बताता है और खुद को मलयालम फिल्म्स का असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है। वो बोलता है कि अपनी कमर्शियल मूवी को रियलिस्टिक दिखाने के लिए उसे कुछ डाउट्स है जो कि वो पूछना चाहता है। सर्जन जोसेफ कहते हैं कि पूछो, जितना मुझे पता होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ऑफ कोर्स यहाँ स्टैनली सर्जन से कुछ ऐसी बातें पूछा होगा इंटरनल जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी जो कत्ले हैं उसको और अच्छे तरीके से कर सके और कुछ अलग तरह का जहर भी बना सके। एंड यस, ऐसा ही कुछ था क्योंकि अगले ही सीन में हम स्टैनली को और भी अलग अलग लड़कियों के पीछे जाते हुए देखते हैं। एक लड़की के साथ स्टैनली होटल में बैठा होता है। स्टैनली अपने पर्स से एक मेडिसिन निकाल कर खुद लेता है और लड़की के पूछने पर उसे डायबिटीज की मेडिसिन को बताता है। देन स्टैनली कहने लगता है कि मैं तुम्हारी भी डायबिटीज चेक कर देता हूँ, किट में लेके चलता हूँ, और वो लड़की की भी डायबिटीज चेक करने लगता है। स्टैनली अपने बैग से डायबिटीज की टेस्टिंग बॉक्स निकालता है, देन एक इंजेक्शन छोटी सी लड़की को देता है, एकदम तुरंत पिंच करता है और कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इस छोटे से इंजेक्शन के थ्रू यहाँ स्टैनली कहीं ना कहीं जहर दे दिया है। अगला सीन हमें नाथ सर के घर ले जाता है जहाँ वो अपनी बच्चियों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अपनी बच्चियों को देखकर नाथ सर को विक्टिम्स के लिए और भी बुरा लगता है। इसी वजह से नाथ साइबर क्राइम टीम को मनी के केस में कोई फॉलो अप चेक करने के लिए बोलते हैं। इधर हम स्टैनली को एक और लड़की के साथ कार में देखते हैं। जब स्टैनली सिगरेट पीने के लिए कार से बाहर जाता है तो लड़की को कार के अंदर एक सेल फोन मिलता है जिसे वो ऑन कर देती है। अब ये जब हुआ उसी समय पैरेलल में थॉमस सर जो थे वो सभी इंस्पेक्टर्स की मीटिंग ले रहे थे जिसमें नाथ भी होता है। तभी साइबर क्राइम टीम से कॉल आता है और नाथ तुरंत उनके पास पहुंचता है। साइबर टीम बताती है कि वनजा नाम की विक्टिम का फोन एक हफ्ते पहले अदुर गांव में 2 मिनट के लिए ऑन हुआ था। फोन से एक मिस्ड कॉल किया गया, देन फोन फिर से ऑफ हो गया। इससे पता चलता है कि वनजा के फोन से अनघा नाम की लड़की को कॉल गया था। इनफैक्ट ये जो कॉल था वो पायू कोड नाम की जगह पर हुआ था। नाथ और आनंद अनघा के घर जाते हैं और वहां अनघा के फादर इन लॉ बताते हैं कि अनघा की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से उसे दुबई ले जाया गया था। लेकिन तभी अनघा के ब्रदर इन लॉ से नाथ को अनघा की मौत की खबर मिलती है और अनघा आज सुबह हार्ट फेलियर से खत्म हो गई थी। नाथ थॉमस सर से डिटेल्ड पोस्टमार्टम की परमिशन लेता है, इनफैक्ट फैमिली से भी लेता है और केस को आगे बढ़ाता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि बॉडी में डिजिटालिसिस पाया गया जो एक हार्ट अटैक इंड्यूस करने वाला बहुत खतरनाक एक जहर होता है। बॉडी में इस पॉइजन की क्वांटिटी से ये भी पता चलता है कि विक्टिम की मौत कुछ घंटों में या कुछ दिनों में हो सकती है। इसी के साथ फ्लैशबैक में हम स्टैनली को देखते हैं जो कि कुरुनगढ़ यानी फॉक्स ग्लिप्स प्लांट से ये पॉइजन बनाया था और फिर उसे डायबिटीज ब्लड चेक करने वाली मशीन के थ्रू अपने विक्टिम्स को दे देता था, जिससे अब विक्टिम्स हार्ट अटैक के थ्रू खत्म हो रहे थे और स्टैनली पे कोई शक नहीं जाएगा। नाथ ये सुनकर पूछता है कि क्या मनी जैसा एक कांस्टेबल इतना खतरनाक पॉइजन बना सकता है। इस पे फॉरेंसिक डॉक्टर बताते हैं कि अगर किसी के पास थोड़ी भी फॉरेंसिक नॉलेज हो तो वो ऐसा कर सकता है। सो इट्स पॉसिबल कि मनी ने ये इन्फॉर्मेशन किसी से ली होगी और पुलिस वालों के लिए तो फॉरेंसिक टीम से बात करना बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। नाथ थॉमस सर को इस नए कत्ल होने वाले पैटर्न के बारे में बताता है और जब तक नए विक्टिम्स की सेलफोन इन्फॉर्मेशन निकाली जाती तब तक वर्कला और कोट्टोड़ के दोनों विक्टिम्स भी हार्ट अटैक से खत्म हो चुके थे। नाथ कहता है कि मनी ना तो कभी देश से बाहर गया और न ही शायद केरला से बाहर, इसी वजह से नाथ की नजर में मनी ही असली क्रिमिनल होता है। नाथ थॉमस सर से कहते हैं कि अब ये क्रिमिनल इतना कॉन्फिडेंट हो चुका है कि एक ही फोन से विक्टिम्स को कॉल करता है और सुबह सिर्फ उनकी मौत की खबर का इंतजार करता है। बस प्रॉब्लम यह है कि फोन का एड्रेस फेक है जो पहले सरोधा नाम की बूढ़ी औरत का बताया गया था। इनफैक्ट हम देखते भी हैं कि स्टैनली जो है वो पेपर में देखता था कि कौन कौन लोग खत्म हुए हैं और अगर उसके विक्टिम खत्म हुए हैं तो बहुत खुश होता था। अब इसी सब के बीच हम स्टैनली को और लड़कियों को अपना अगला शिकार बनाते हुए देखते हैं। नाथ और आनंद अपनी कार से नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी आनंद की बातों से नाथ को पुराने केस के एक विक्टिम से जुड़ी छूटी हुई लिंक याद आ जाती है। नाथ सीधा सरोधा के घर जाते हैं और वहां उसके बेटे पर प्रेशर डालते हुए कहते हैं कि हमें पता है तुम्हारी माँ का फोन तुम्हारी छोटी बहन यूज करती थी, तो अब तुम सच बता दो। थोड़ा सा प्रेशर पड़ने पे वो सब कुछ सच बता देता है कि कैसे उसकी बहन दिव्या का एक लड़के के साथ अफेयर हो गया था और एक दिन वो लड़का दिव्या को बस स्टैंड पे अकेले छोड़कर भाग गया। इस बात के बाद घर वालों ने दिव्या की शादी करवा दी और आज दिव्या एक सुखी परिवार में रहती है
जहां उसका एक बच्चा भी है। मतलब दिव्या विक्टिम होते होते बच गई थी, मतलब जो भी वो कत्ल करने वाला इंसान है उसका, जो कि हम जानते हैं स्टैनली है। और इसी वजह से दिव्या के जो परिवार वाले थे वो पुलिस से कहीं ना कहीं सच छिपाए थे, क्योंकि ये बात वो बाहर नहीं लाना चाहते थे। बट क्योंकि अब नाथ को ये बात पता चल चुकी थी तो उसके लिए ये केस की सबसे बड़ी लीड होती है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स दिव्या ही इकलौती ऐसी विक्टिम है जो कि जिंदा बच गई और वो इजीली ड्रॉ करवा सकती है, इंसान को आइडेंटिफाई कर सकती है। ऐसे में नाथ तुरंत दिव्या का एड्रेस लेकर उससे मिलने जाता है और दिव्या पूरी कहानी बताती है कि कैसे वो रोज बस से ट्रैवल करती थी और वहीं उस आदमी से मिली थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन प्रेगनेंसी रोकने के लिए उस आदमी ने दिव्या को एक पिल दी और बस स्टैंड के वॉशरूम में जाकर खाने को कहा। लेकिन दिव्या सोचती है कि मैं बच्चे को नहीं गिराऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे तो है, तो पैसे से मैं बच्चों को पाल लूंगी। उसके सेविंग्स अकाउंट में अच्छे खासे पैसे थे, तो क्योंकि वो बच्चे को नहीं गिराना चाहती थी तो इसके कारण वो ये पिल नहीं खाई ना। वो वॉशरूम तक तो आ गई थी, देन वो वॉशरूम से बाहर आई और इस पॉइंट पे वो स्टैनली को देखी कि वो गायब हो चुका है। तभी दिव्या ने अपने भाई को सब सच बता दिया एंड उसके बाद दिव्या की शादी करवा दी गई और अब वो खुशहाल परिवार में रह रही है। ये सुनकर नाथ दिव्या को तुरंत मनी की फोटो दिखाता है, पूछता है कि क्या ये वही इंसान था जो कि तुमसे मिला था, और दिव्या कहती है नहीं, ये वो आदमी नहीं है। ये सुनकर नाथ बिल्कुल शॉक हो जाता है। मतलब उसके लिए शॉक वाली बात है, हमारे लिए तो नहीं है। नाथ यहाँ दिव्या से क्रिमिनल का स्केच बनवाने को कहता है और दिव्या पहले मना करती है, लेकिन बाकी विक्टिम्स के लिए आखिरकार मान जाती है। लेकिन दोस्तों हमें आगे दिखाया जाता है कि स्टैनली दिव्या के घर पहुंच जाता है और स्टैनली को देखकर दिव्या डर जाती है। ऐसे में दिव्या तुरंत नाथ को कॉल करके बताती है कि वो अब नाथ की हेल्प नहीं करेगी। नाथ स्केच आर्टिस्ट को दिव्या के पास भेजने का प्लान करता है, लेकिन दिव्या रिक्वेस्ट करती है कि वो इस केस में किसी की मदद नहीं करना चाहती क्योंकि उसके हस्बैंड को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। अगर ये बात बाहर आ गई तो उनकी शादी भी टूट सकती है। दिव्या की बात सुनकर नाथ उस बस कंडक्टर के पास जाता है जिसकी बस में दिव्या और स्टैनली मिला करते थे। अनफॉर्चुनेटली कंडक्टर जो था वो नाथ की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। नाथ स्टैनली को बताता है कि दिव्या के केस से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, इसलिए उस एंगल को छोड़ दिया गया है, लेकिन बस कंडक्टर से कुछ क्लूज मिल सकते हैं। नाथ बताता है कि वो स्केच आर्टिस्ट के साथ कंडक्टर के घर जा रहा है। अब स्टैनली को इसलिए बता रहा है वो क्योंकि ऑफ कोर्स स्टैनली भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन दोस्तों स्टैनली ही तो असली कातिल है। पर ऐसा में ये सुनकर स्टैनली थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वो नाथ से कंडक्टर का एड्रेस मांगता है और खुद वहां पहुंचने का प्लान बनाता है। स्टैनली अपनी सर्विस गन और डायबिटीज चेकिंग गन लेकर कंडक्टर के घर के लिए निकल पड़ता है। जब तक स्टैनली कंडक्टर के घर पहुंचता है तब तक स्केच कंप्लीट हो चुकी थी, बट सरप्राइजिंगली ये स्केच किसी और ही आदमी का था। ये देखकर स्टैनली रिलैक्स हो जाता है और नाथ को बताता है कि इस आदमी के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है। नाथ भी इस बात पे एग्री करता है और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नाथ उस आदमी के पोस्टर्स हर जगह फैक्स कर रहा होता है और पैरेलल में हम स्टैनली को एक न्यू विक्टिम के साथ होटल में जाते हुए देखते हैं। वैसे यहाँ एक छोटी बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि बस कंडक्टर जो था वो एक्चुअली में यहाँ पे स्टैनली को देख के कहता है कि मैं आपको कहीं तो पहले देखा हूँ, और स्टैनली कहता है कि हाँ कहीं तो देखे होंगे। और एक और छोटी सी बात कि ये नरेशन आपको थोड़ी सी टूटी टूटी लग रही होगी, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा खराब है, तो मेरे को हर सेंटेंस के बाद लिटरली सांस लेने के लिए रुकना पड़ रहा है, तो ऐसा आपको फील हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी। अगली वीडियो से ऐसा नहीं होगा। एनीवेज हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टैनली नई विक्टिम के साथ होटल में आ गया है, जहां होटल मैनेजर स्टैनली से आईडी प्रूफ मांगता है। स्टैनली थोड़ा झिझकता है, फिर नकली आईडी दिखाकर रूम ले लेता है। थोड़ी देर बाद होटल मैनेजर स्टैनली के रूम पे आता है और पूछने पर वो बताता है कि आईडी प्रूफ लेते वक्त उसने नोटिस किया कि स्टैनली एक पुलिस इंस्पेक्टर है। मैनेजर स्टैनली से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मदद मांगने लगता है, सेइंग कि आप तो पुलिस वाले हैं, आप ही मदद कर सकते हैं। उसकी बेटी कुछ सालों पहले गायब हो गई थी और कुछ टाइम बाद पुलिस ने उस केस फाइल पर काम करना बंद कर दिया था। जब स्टैनली उस लड़की की तस्वीर देखता है तो उसे शॉक लगता है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि 2005 वाली स्टैनली की विक्टिम होती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा ही था। स्टैनली सिगरेट पीने के बहाने रूम के बाहर निकल जाता है। साथ ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो नाथ को कॉल करके बताता है कि पोस्टर वाले आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। नाथ उस लोकेशन में पहुंचता है और ये वही होटल है जहां स्टैनली ने रूम बुक किया हुआ है। नाथ स्टैनली को वहां देख सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि आप यहाँ कैसे। स्टैनली झूठ बोलता है कि वो एक कॉन्फिडेंशियल केस के सिलसिले में एसआई के साथ इंफॉर्मेशन लेने आया है। नाथ बताता है कि उस क्रिमिनल को यहीं आसपास देखा गया है। नाथ स्टैनली से पूछता है कि क्या उसके पास कल्प्रिट की स्केच कॉपी है। स्टैनली मना कर देता है और तभी नाथ खुद स्टैनली को स्केच ये देता है। जैसे ही स्टैनली स्केच खोलता है उसमें स्टैनली का ही चेहरा होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आता है मूवी का रियल ट्विस्ट। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जहाँ कंडक्टर के घर स्केच बन रहा होता है वहां असल में जो स्केच बना था वो स्टैनली का ही था। लेकिन स्टैनली के आने से पहले ये लोग एक दूसरा स्केच भी बना लिए थे ताकि स्टैनली को शक ना हो। इनफैक्ट नाथ ने कंडक्टर को स्टैनली के सामने नॉर्मल बिहेव करने को कहा था। अब नाथ ऐसा क्यों किया, वो तो स्टैनली को ऐसे भी पकड़ सकता था। वेल, नाथ को स्टैनली के खिलाफ पक्के सबूत चाहिए थे, जिसके लिए ये वो खेल रचा। नाथ दिव्या के घर जाके स्टैनली के क्रिमिनल होने की कंफर्मेशन भी ले लेता है, तो एक और गवाह हो गया। देन नाथ स्टैनली का सेलफोन ट्रैक करके उसके जंगल वाले घर तक पहुंचता है, जहां उन्हें सारे विक्टिम्स के स्केचेस मिल गई थी और उनमें
लास्ट स्केच नाथ का होता है, यानी कि दोस्तों स्टैनली का नेक्स्ट विक्टिम नाथ ही होने वाला था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि स्टैनली नाथ पे हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। एक मोमेंट पे स्टैनली नाथ पे भारी पड़ता है और उसे मारने भी वाला होता है, तभी होटल मैनेजर मेटल पाइप से स्टैनली पे अटैक करता है। इससे स्टैनली लहूलुहान हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर नाथ स्टैनली को खत्म कर देता है। होटल मैनेजर को या तो स्टैनली पर पहले से ही शक था या फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, चाहे पोस्टर से, आई डोंट नो, ये चीज क्लियर नहीं करी गई है मूवी के अंदर, बट यहाँ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ओवरऑल एक बात तो क्लियर है कि होटल मैनेजर को पहले ही पता चल गया था कि ये जो बंदा है स्टैनली ये सही नहीं है, तो इसकी रिपोर्टिंग पुलिस को करनी होगी। एंड में नाथ और होटल मैनेजर मिलकर स्टैनली की बॉडी को बैग में डालकर उसी की कार की डिक्की में रख देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टैनली अपने विक्टिम के साथ करता था, अपने होंडा कार की डिक्की में रख देता था और इस कार को स्टैनली बहुत मानता था। इसके बाद नाथ कार लेकर वहां से निकल जाता है। मूवी के लास्ट शॉट में कार की डिक्की खुलती हुई दिखाई देती है, जो ये हिंट देती है कि शायद नेक्स्ट पार्ट आ सकता है या फिर ये सिर्फ कार के चलने की वजह से हुआ हो। दोनों ही थियरीज पॉसिबल है और इसी पॉइंट पर फिल्म खत्म होती है।